नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। ये हर एक से जुड़ी हुई खबर है। तमिलनाडु से आई है जानकारी। वहां सरकार की एक रिपोर्ट सबमिट हुई है और तमिलनाडु की राज्य सरकार DMK पार्टी की है। वो वहाँ पर सभी स्कूलों पर एक नियम लागू करने जा रही है कि किसी भी तरह का जाति सूचक कोई काम छात्र छात्राओं के साथ नहीं हो सकेगा। अब कैसे? जैसे कोई तिलक लगा के जा रहे हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं रहेगी। हाथ में जो कलावा बांधते हैं, एक रंग बिरंगी मौली का धागा रहता है ना, केसरिया, पीला, लाल धागे रहते हैं, ऐसा उसको बांधते हैं, कलावा कहते हैं। कलावा बांध कर नहीं जा सकेंगे वहाँ पर, न ही अपने नाम के साथ अपनी जाति जोड़ सकेंगे। इसको कैसे वो करेंगे मैं नहीं जानता, क्योंकि जाति सूचक उपनाम कई तरह के रहते हैं, वहाँ नहीं जोड़ सकेंगे। सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्कूलों में जो जाति विवाद चल रहे हैं उनको देखते हुए हम ये नियम लागू करने वाले हैं। इसकी तैयारी पूरी हो गई है, अब बस हमको इसके रूल्स फ्रेम करने हैं, नियम बनाना है और हम लागू कर देंगे, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के लोग, उनके परिवार के लोग पिछले कुछ महीनों में, साल 2 साल में सनातन धर्म के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, धर्म से जुड़ी कई बातों पर जिस तरह की बातें कहते आए हैं उसको लेकर देश में कई जगह विवाद हुआ है। मुख्यमंत्री के बेटे हैं शायद, उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन 2023 की बात है, तिरुनेलवेली की एक स्कूल तमिलनाडु में, वहां पर भाई बहन के ऊपर जातिगत भेदभाव की वजह से दूसरी जाति के छात्रों ने हमला किया। इसके बाद ये बवाल बढ़ गया था। सरकार ने एक कमेटी बनाई कि स्कूलों में जातिगत भेदभाव, जातिगत हिंसा कैसे रोकी जाए। तो उस कमेटी ने साल भर में एक रिपोर्ट दी है, 610 पेज की बड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार वहां पर एक जाति विहीन व्यवस्था लागू करने जा रही है। मेरी पसंदीदा व्यवस्था है। देखते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। इसमें कोई अंगूठी पहनने पर जाति संबंधित चित्र हो सकता है कि कोई ताबीज, गले का लॉकेट हो जिसमें किसी ईश्वर का या क्रॉस रहता है ना, जैसे वो, या कुछ पहनना, उस पर रोक रहेगा। और ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापकों और कर्मचारियों का ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए, ताकि वो वहाँ पर किसी एक तरह की जाति व्यवस्था को लंबे समय तक चला ना सकें, लागू ना कर सकें। ऐसे कई और सुधार भी हैं इसमें। 610 पेज है, जाहिर है कई और तरह के सुधार होंगे। मैं एक आध समाचार और भी देख रहा हूँ। MK स्टालिन वहाँ पर दलितों की प्रमुखता वाली, दलितों की बहुलता वाली एक पार्टी है DMK, उसकी सत्ता है, उसके मुख्यमंत्री हैं वो। तिलक लगाना, चंदन लगाना, दक्षिण भारत में चंदन का बहुत चलन है। ऐसा पूरा 4 उंगली से ऐसा चंदन लगा लिया जाता है। ये सब पे रोक लगने जा रही है। ये बात है, आपको ध्यान होगा कुछ अर्सा पहले, 2 साल 2.5 साल हुआ है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी। उसने प्रतिबंध लगाया कि स्कूल यूनिफॉर्म जो है उसमें हिजाब की जगह नहीं होगी। तो जो लड़कियां स्कूल या कॉलेज में पढ़ने आ रही हैं, वो अगर यूनिफॉर्म में है तो वो हिजाब नहीं लगा सकेंगे। हिजाब जैसा कि जाहिर है मुस्लिम लड़कियां ही लगाती हैं। तो सरकार ने ये नियम वहाँ लागू किया था, पिछली भाजपा सरकार ने। मामला अदालत तक गया, नीचे की अदालत तक, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया था शायद कि स्कूल को अपना नियम लागू करने का हक है
और हिजाब बांधना जो है ये इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम लोगों के बीच एक अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। अदालत ने माना कि ये अनिवार्य धार्मिक रिवाज नहीं है। बड़ा दिलचस्प शब्द था, मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ एक और धर्म हैं जिनके रिवाज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, दुनिया भर के तमाम देशों में तमाम सुरक्षा नियमों के ऊपर जाकर भी उनको छूट है। सुरक्षा नियमों के ऊपर जाकर भी उनको छूट है। सिखों के बीच जो पगड़ी पहनने का जो रिवाज है, हिंदुस्तान में तो सिख आबादी ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में जहाँ जहाँ सिख काम करते हैं उनको हेलमेट ना पहनने की छूट मिली हुई है। सड़कों पर दुपहिया चलाते हुए या बैठे हुए, कारखानों में काम कर रहे हैं तो उनको हेलमेट न लगाने की छूट मिली हुई है। उसकी वजह है कि पगड़ी जो है वो सिख धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रतीक है। आप समझिएगा, अनिवार्य धार्मिक प्रतीक। अब जैसे मेरे सामने कमरे में जो कैमरा पर्सन है मेरे, वो हिंदू हैं। हिंदुओं में भी एकदम जो सर्वोच्च जाति मानी जाती है उसके हैं, लेकिन न तिलक लगाए हुए हैं, न कलावा बांधे हुए हैं, न कोई धार्मिक ताबीज पहने हुए हैं। तो ये अनिवार्य प्रतीक नहीं है हिंदुओं में कि कलावा बांधना, तिलक लगाना ये हिंदू धर्म के अनिवार्य प्रतीक नहीं है कि ये अगर आप नहीं करते हैं तो आपको हिंदू नहीं माना जाएगा। सिखों में है ऐसा। पंच ककार कहते हैं, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, पंच ककार कहते हैं अगर मैं सही हूं तो। उनको छूट मिली हुई है। स्कूल यूनिफॉर्म में भी छूट मिली है, फौज में भी छूट मिली है, पुलिस में भी छूट मिली है, दुनिया के तमाम देशों में छूट मिली हुई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के समय उनको छूट मिली हुई है। सब जगह ये मान लिया गया है कि उनके धर्म का ये अनिवार्य रिवाज है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म बहुत ही लचीला है। इतना लचीला है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक है, उसको भी हिंदू कह सकते हैं कहने वाले लोग। मैं नहीं कहता अपने आप को। तो हिंदू धर्म के भीतर एक ब्रांच ऐसी भी है जो नास्तिक लोगों की है। उसमें हिंदुओं के बीच में कोई अनिवार्य रिवाज नहीं है। किसी भी जाति के लोग हों, आप अनिवार्य रूप से तिलक लगाए नहीं देखेंगे, अनिवार्य रूप से कलावा बांधे नहीं देखेंगे। जिसकी मर्जी है करते हैं, लचीला है, छूट है। तो हिजाब वाला मामला कर्नाटक की लड़कियां नहीं जीत पाई, मुस्लिम लड़कियां। उनको कहा गया कि स्कूल कॉलेज आना है तो हिजाब के बिना ही आना है। मैं एक दूसरी बात बतलाता हूं आपको अभी अभी, ये कल परसों की ही बात है। ताजिकिस्तान में सरकार ने, मुस्लिम आबादी बहुत है वहाँ पर, सरकार ने कहा कि हिजाब और ईदी बच्चों को ईद के मौके पर दिया जाने वाला एक तोहफा है। पैसा देते हैं, ईदी तोहफा है त्योहार का। जैसे क्रिसमस में सांता क्लॉज ला के पैकेट दे देता है, ऐसा ये ईदी को रोक दिया सरकार ने कि आप ईदी नहीं दे सकेंगे। आबादी, सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम है यहाँ पर ताजिकिस्तान में। और कहा हिजाब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो ऐसा बालों को ढांके हुए जो बांध लेते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसमें 60,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़ने के लिए ताजिकिस्तान ने, मुस्लिम आबादी वाला एक देश है,
उसने ये तय किया है, सरकार ने, उसने घोषणा कर दी है। आंकड़ा देखकर मैं आपको बतला रहा हूं, 96% मुस्लिम है ताजिकिस्तान में। कितने? 96%। और मुस्लिम रिवाजों के खिलाफ ये फैसला लिया गया है, धर्मनिरपेक्षता के लिए। निरपेक्षता किससे करोगे? 4% है बाकी आबादी, 96% से ज़्यादा इस्लाम मानने वाले लोग हैं। कई लोगों ने इसका विरोध किया है, धार्मिक लोग भी कर रहे हैं, मानवाधिकार संगठन कर रहे हैं, मुसलमानों के कई समूह इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये नया नहीं है, ये पहले से चल रहा है। कुछ न कुछ पोशाक को लेकर ताजिकिस्तान की सरकार कुछ न कुछ करती है ऐसा। मैं इस समाचार को देख रहा हूं, ताजिकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो जैसे मुस्लिम बहुल देश भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी ऑफिस, इन सब जगहों पर हिजाब और बुर्का पर रोक लगा चुके हैं। सब मुस्लिम बहुल देश हैं, नाम से भी आपको पता होगा। इनमें से कोई भी नाम हिंदुस्तान में रहता अभी तक बदल चुके रहते उसको। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये नाम यहाँ रहता तो बदल गए रहते अभी तक। वहाँ पर सरकारें, मुस्लिम बहुल आबादी की सरकारें बराबरी लाने के लिए धार्मिक रीति रिवाज पर ये रोक लगा रही है, पोशाक पर रोक लगा रही है। इससे मेरे तर्क को बड़ी मदद मिलती है। जब मैंने कर्नाटक के हिजाब बैन के ऊपर संपादकीय लिखा और मैंने कहा कि मुस्लिम महिला को, लड़की को अपने पसंद का हक मिलना तो ठीक है, लेकिन मुस्लिमों के बीच केवल लड़कियों और महिलाओं पे ही बुर्का हिजाब क्यों लादा जाता है? मर्द क्यों नहीं अपना चेहरा ढांकते? जिनकी नज़रों से बचाने के लिए लड़कियों को चेहरा ढांकने कहा जाता है, महिलाओं को, अगर नज़र मर्द की बुरी है तो औरत को क्यों ढांका जा रहा है? मैंने जब लिखा कि मुस्लिम महिला को आज़ादी मिलनी चाहिए इन चीज़ों से, बुर्का पहनने से, तो लोगों को बड़ा बुरा लगा। लोगों को लगा कि मैं संघ परिवार की जुबान बोल रहा हूँ। मैं मुस्लिमों के हक मारने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं मुस्लिम महिला को हक देने के पक्ष में हूं। मैंने जोर शोर से आपके सामने भी, इस कैमरे के सामने भी मैंने कहा था, अखबार के संपादकीय में, एडिटोरियल में भी मैंने कई बार लिखा था कि बंद होना चाहिए। मैं बहुत सारे मुस्लिम देशों में गया हूं, कई दिन रहा हूं। जिस ईरान में अभी हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है, लड़कियां फेंक दे रही है, जला दे रही हैं, बाल खुले करके चल रही हैं, ईरान की पुलिस पकड़ रही है, मॉरल पुलिसिंग, वहाँ की पुलिस पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। एक लड़की को मार डाला गया भीतर। ऐसे ईरान में जो कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता, उसके खिलाफ वहाँ की लड़कियां आंदोलन कर रही हैं, महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, और लड़के और मर्द उनका साथ दे रहे हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज और मुस्लिम लड़कियां यहाँ के मुस्लिम माहौल को लेकर, हिजाब के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा रही हैं। उनका हक है, जाएं सुप्रीम कोर्ट तक। मैं किसी के हक के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं समाज सुधार के नाम पे मानता हूँ कि कोई भी ऐसा रिवाज जो सिर्फ महिलाओं पे लादा गया है, चाहे राजस्थान में घूंघट का हो, चाहे हरियाणा में घूंघट का हो, चाहे उत्तर भारत की खाप पंचायतें लड़कियों के जीन्स पहनने पर रोक लगाती हैं या लड़कियों के मोबाइल रखने पर रोक लगाती हैं, मैं उन सब के खिलाफ हूँ। चाहे जिस धर्म के लोग हों, जहाँ लड़कियों के, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, मैं उनके सब के खिलाफ हूँ। बात को थोड़ा दूर तक ले गया हूँ मैं। तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव जो हैं, उससे स्कूलों को आज़ाद कराने के लिए सरकार ये कोशिश कर रही है। बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मैं अपना जाति सूचक नाम नहीं लिखता हूँ, तो कहीं एयरपोर्ट पर, कहीं कॉन्फ्रेंस में, कहीं दूसरी जगह लोग मुझको मिलते हैं तो मेरे सामने सरकारी दामाद और रिजर्वेशन ने खा लिया देश को, ये सब बात छेड़ नहीं पाते आसानी से। उनको लगता है कौन है ये, इसका जाति सूचक नाम तो है नहीं,
ऐसा ना हो कि ये आरक्षित वर्ग का और हम इसके सामने आरक्षण को गाली देने लगे। तो मेरे सामने बोलने में अनजान लोग हिचकते हैं थोड़ा सा। फिर उनको पता लगता है अखबार का एडिटर है, तो उनको लगता है अखबार का एडिटर तो कोई ST SC होने की गुंजाइश नहीं है, ये होगा तो सवर्ण ही। इसका रंग वंग भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये ST SC का हो। हालांकि उनका कोई रंग तय नहीं है, लेकिन लोगों का अपना अंदाज है। फिर धीरे धीरे मुझसे खोलते हैं, तब फिर वो कहने लगते हैं सरकारी दामाद लोगों के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है देश। मुस्लिमों की कट्टरता के बारे में कहेंगे। फिर मैं उनको बताऊंगा मैं तो 1 दर्जन मुस्लिम देशों में रह के आया हूँ। फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए मैं सड़क के रास्ते पाकिस्तान, ईरान, टर्की, लेबनान, इजिप्ट ऐसा होते हुए मैं गया हूँ वहाँ। तो थोड़ा फिर बिदकते हैं वो, उनको समझ नहीं आता कि मुसलमानों का साथ देने क्यों गया था। तो थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। अभी तमिलनाडु में दिक्कत बहुत होगी, इसके खिलाफ जाएंगे लोग सुप्रीम कोर्ट तक। मुझको मेरा ऐसा अंदाज है कि जितने धार्मिक प्रतीक हैं, अगर ये सिख धर्म जैसे अनिवार्य धार्मिक प्रतीक नहीं है, जिसकी की छूट है हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, देश में, फौज में, पुलिस में, सब जगह छूट है, क्योंकि ये उनके अनिवार्य धार्मिक प्रतीक हैं, तो सब जगह इज्जत है, देश में, दुनिया में, सब जगह। लेकिन जो अनिवार्य नहीं है उस पर रोक लग सकती है। मुझको लगता है कि तमिलनाडु का ये मामला जो है सरकार का फैसला, और सरकार अड़ी हुई है, करेंगे लागू ऐसा। मुझको लगता है ये सुप्रीम कोर्ट तक टिकेगा, क्योंकि तिलक और कलावा ये अनिवार्य धार्मिक प्रतीक नहीं है, तो रोक लगा सकती है सरकार। जाति सूचक नाम, ये मुझको कानून की समझ थोड़ा कम है, ये संविधान की स्क्रूटनी, संविधान की अग्नि परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट में कितना टिकेगा कि मैंने अपने बच्चे का नाम अपने नाम के साथ, अपने जाति सूचक नाम के साथ रखा हुआ है, ये मेरी आज़ादी है। लेकिन अगर स्कूल में जाति सूचक उपनाम को हटाने का सोच रही है सरकार, ये टिकेगा कि नहीं टिकेगा मुझको नहीं मालूम है। मैं आज चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि तमिलनाडु में ये लागू होने जा रहा है। हो सकता है कि देश के किसी और प्रदेश की सरकार में थोड़ा बहुत हौसला जुट पाए और वो भी जातियों के प्रतीकों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ सके। आपको सोचना चाहिए इस बारे में, जाति है कि जाति नहीं। हिंदुस्तान के बारे में मेरा कहा हुआ नहीं, किसी ने बड़ा सुंदर गढ़ा है ये, जाति है कि जाति नहीं। जा नहीं रही है जाति, कायम है, काबिज है। जैसे कि धार्मिक रिवाज काबिज हैं, ऐसे ही। तो आप सोच के देखिएगा इस बारे में। मुस्लिम लोग सोचें हिजाब और बुर्का के बारे में। मैं एक बार फिर बतला देता हूँ, 96% मुस्लिम आबादी वाला ताजिकिस्तान हिजाब के ऊपर, बुर्का के ऊपर रोक लगा दिया है, कुछ नहीं पहन सकते। 96% मुस्लिम। कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कोसोवो, ये सब भी मुस्लिम आबादी वाले देश हैं। अधिकांश आबादी या बड़ी आबादी मुस्लिमों की है, सबसे बड़ी। ये भी रोक लगा चुके हैं पहले ही। क्या होना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, धर्म की जगह क्या होना चाहिए? अभी तो मैं देखता हूँ सरकारी गाड़ियों में लोग धार्मिक नारे लगा देते हैं, स्टिकर कुछ एक चलते हैं उनको लगा देते हैं। आप ऑफिस जाएंगे, मुझको ध्यान है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी थी उमा भारती, पहला दिन था, टेबल की जो फोटो आई, टेबल पे इतने बड़े कोई भगवान की मूर्ति और चारों तरफ फूल लदे हुए टेबल पे, मुख्यमंत्री के टेबल पे स्थापित था। मैं अपने इलाके में देखता हूँ बहुत सारे अफसर, बहुत सारे मंत्री, सत्ता की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग, वो खुलकर प्रदर्शन करते हैं। कहीं कैलेंडर, कहीं फोटो, कहीं कांच के नीचे धार्मिक फोटो लगाते हैं लोग। तमिलनाडु ने ये शुरुआत करना तय किया है कि हम जाति का भेदभाव स्कूलों से खत्म करेंगे। देखना है इसका क्या असर होता है वहाँ पर। समाज सुधार की एक कोशिश है।
तमिलनाडु का लंबा इतिहास है दलितों के आंदोलन के लिए, दलितों के अधिकार के लिए लड़ने वाले आंदोलनों का लंबा इतिहास है वहाँ पे। देखते हैं क्या होता है, इसका क्या असर होगा। रातों रात असर नहीं होगा, पहले तो विरोध होगा, देखते हैं क्या होता है, अदालत में कहाँ तक जाता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी, आप नास्तिक हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, ऐसे रिवाज मानते हों न मानते हों, इस पर चर्चा कीजिए अपने आसपास के लोगों से। देश का एक बड़ा मुद्दा है, याद रखिएगा, जाति है कि जाति नहीं, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है हमको। जाति का जहर आरक्षण नहीं है, आरक्षण तो उस जहर का एंटीडोट है। उस जहर से उबरने के लिए आरक्षण लागू किया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं अकेले, ये आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने भी कई बार कहा है ये, कि जो हजारों बरस से जो भेदभाव चले आ रहा है उसको खत्म करने के लिए आरक्षण लाया गया है। जो मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते वो मोहन भागवत की बात सुन सकते हैं, उनको मान लीजिए। तो सोच के देखिए, तमिलनाडु से जो शुरू हो रहा है, और अभी अभी की खबर है, ये आज की ही खबर है, ताजिकिस्तान की और दूसरे देशों की। यूरोप के देश, फ्रांस में बैन लग चुका है बुर्के के ऊपर, आप बुर्का पहनकर रह नहीं सकते फ्रांस में सार्वजनिक जगह पर। यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स कमीशन में गए, वहाँ भी कोई राहत नहीं मिली, कहा कि नहीं, आपको अगर इस समाज के बीच रहना है तो यहाँ के तौर तरीकों में रहिए, आप बुर्के में अपनी महिला को नहीं रख सकते। मर्द तो ऐसा कोई रिवाज नहीं पालते, मैंने मर्द नहीं देखा है जो ऐसा कुछ बांध ले अपने आप को बताने के लिए। तो सोच के देखिएगा, धर्म और जाति के जितने बंधन हैं, प्रतिबंध हैं, रिवाज हैं, इनका क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। तमिलनाडु जो करने जा रहा है, क्या ये ठीक है, गलत है। आपके आसपास कई जाति धर्म के लोग होंगे, उनको भेजिएगा इसको और कहिएगा कि अगली बार मिलेंगे अपन इस पे बात करेंगे, क्या होना चाहिए। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई फीस नहीं है उसकी। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, आपको केवल व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाएगा उससे, YouTube की तरफ से। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, अपने दोस्तों को भेजिएगा इसका लिंक। और चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का शौक रखते हैं तो कैंसर जो है आपके जैसे लोगों का शौक रखता है। समझ रहे हैं, थोड़ा अटपटा लगेगा आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जितना अच्छा लगता है उतना ही आपके जैसे लोग कैंसर को अच्छे लगते हैं। आ जाता है वो ढूंढ के, मुंह में बैठेगा। आपने देखा है ना शरद पवार जी के मुंह की हालत देखिए, मैं किसी खिल्ली उड़ाना नहीं चाहता हूँ, अपने आसपास भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोगों को, यहाँ टाँके दिखेंगे, यहाँ टाँके दिखेंगे, जबड़ा काट के निकाल दिया जाता है, बोल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, केवल लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं, केवल पी सकते हैं, खा नहीं सकते। ये सब तंबाकू की वजह से है। ऐसी जिंदगी की तरफ मत बढ़िए, छोड़ दीजिए तंबाकू को, अच्छे से रहिए दुनिया में। आपका चेहरा ठीक ठाक है, उस चेहरे को लेके रहिए, मत खाइए बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खाना पीना मत कीजिए। फिर मिलेंगे।